अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, जिसमें आज होने वाली कौमी असम्बली की कार्रवाई का हवाला देकर कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट समझते हैं कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। 3 रुकनी बेंच ने आईनी अमल को नज़रअंदाज किया है और कौमी असम्बली के माली मामलात में इस्तेहकाक को मजरूह किया है। 3 रुकनी बेंच जल्दी में नजर आता है। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को खत में लिखा है कि 3 रुकनी बेंच जल्दी में नजर आता है, इसलिए उसने वफाकी हुकूमत को गैर मामूली अहकाम जारी कर दिए हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए जारी करे और बाद में कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी हासिल कर ले, जो कि गैर आईनी होगा और इसके वफाकी हुकूमत को संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। कौमी असम्बली इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ये नोट करती है कि ये बात जानते हुए कि इस अमल के क्या नताइज होंगे अगर कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की मंजूरी ना दी, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए ना जारी करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे दी है, जो कि कौमी असम्बली के इस्तेहकाक को मजरूह करता है और आईनी ऑर्डर को तोड़ने के मुतरादिफ है। आज ये खत सामने आया है जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदालत को इख्तियार देता है कि वो आइन की तशरीह करे, मगर इसमें यह इख्तियार नहीं दिया गया है कि जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है, उसको अंडरमाइन करने की अदालत कोशिश करे और इस किस्म के अहकाम जारी करे। साथ साथ उस खत में लिखा गया है कि हमने हमेशा माना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं तमाम इदारों में, उसका ख्याल रखा जाए, जिसमें पार्लियामेंट और अदलिया की आज़ादी भी शामिल है, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई एक इदारा दूसरे के अंदर इंक्रोच करता नज़र आए। ये उस सब के बाद हुआ है जो कि आज एक सेशन हुआ और उसमें अदलिया की तरफ से जो अहकामात हैं उस पर शदीद तनकीद की गई। पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक आज भी कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल के हुक्मनामे में कह चुकी है कि अदालती हुक्म को ना मानने और इसकी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर 3 रुकनी बेंच का फैसला नज़रअंदाज करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का मामला एक बार फिर पार्लियामेंट को भेजा और फिर आज पार्लियामेंट में तकारीर हुई। पार्लियामेंट में तकारीर के बाद ये खत सामने आया है। हालांकि जब ये सारा का सारा मामला हो रहा था तो उस वक्त जब ये मुतालबा किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली चीफ जस्टिस को खत लिखें, खत लिखकर पार्लियामेंट की तरफ से एहतजाज करें, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि तौहीन पार्लियामेंट का मामला सामने आना चाहिए। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, अपने फैसलों के इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो हमें हुक्म करे कि आइन तोड़ो, हमें हुक्म करे कि पार्लियामान का बात ना मानो, पहले काम करो फिर वापस आके पार्लियामान से कह दो। आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। जब भी कोई किसी ऑनरेबल मेंबर का या इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। इसके अलावा आज इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख़ बनती है। ओवरवेलमिंग राय है कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, तो उसकी फॉर्मेट होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसका हम फैसला बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। एक राय ये भी है कि हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ज़रिए हम ये बात उन तक पहुँचाएँ और वो जो पार्लिमानी जो कमेटी है वो इस मामले को टेकअप कर सकती है। साहब के रहनुमा शामिद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को जवाब दिया।
आज उन्होंने एक नई कहानी घड़ ली है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत न बने। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है। हुकूमत मुल्क को लाकानूनियत की तरफ धकेल रही है। इस मुल्क में एनार्की पैदा करने का ये एक मंसूबा है। और इस सबके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का ये ख़त सामने आ गया है, जिस ख़त में बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया है, पार्लियामेंट की तरफ से, कौमी असम्बली की तरफ से एहतजाज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में। साथ में बताया गया है कि जो 19/4/2023 का ऑर्डर था, जिसके तहत अदालत ने कहा था कि कल यानी 27 अप्रैल तक, जुमेरात तक 21 अरब रुपये जारी कर दिए जाएँ, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि 4-3 का फैसला जो आया था उसे माना गया है। और ये कहा गया है कि जो 3-2 का डिसीजन है, ये नेशनल असेंबली के स्पीकर अपने ख़त में लिख रहे हैं कि जो 3-2 का डिसीजन है उसकी कोई लीगल फोर्स नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से लिखा गया है, जिसकी वजह से कल जो अदालत में समाअत होनी है वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है, क्योंकि इससे पहले 19 अप्रैल की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सियासी जमातों के मुज़ाकरात तक अदालत से मोहलत मांग ली थी और कहा था कि कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। जमात इस्लामी समेत तमाम जमातें सियासी तरीके से मसाइल का हल चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। दोनों फरीक़ैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। मामला सुलझ गए तो शायद इंतखाबात के लिए इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है, मुंजमिद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। आईनी अमल आगे चलते रहना चाहिए। इसके बाद मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस करके तलब किया था और उसी दिन चंद घंटों में मुज़ाकरात करके फैसला करने का हुक्म दिया था। मगर 3 रुकनी बेंच की भरपूर कोशिशों के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आ सकी थी। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई थी और उसके बाद ये बात सामने आई कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है, जो कि फैसले में भी लिखा गया था, या फारूक नाइक ने भी ये बात कही है। और फिर एक दावा सामने आया कि असद कैसर साहब से हुकूमत ने रब्ता भी कर लिया है। मगर फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने असद कैसर को तो ऑथराइज़ ही नहीं किया है, उन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को ऑथराइज़ किया है। हुकूमत का कल अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ होगा, इस पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। खुद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांगी, फारूक नाइक साहब ने मोहलत मांगी, मुज़ाकरात का कहा, फिर मुज़ाकरात आप लोगों ने किए नहीं, अदालत से कहते हैं कि पंचायत का किरदार ना अदा करे। अब कल क्या जवाब देंगे? खुद ही तो मोहलत मांग के गए थे। देखें, मुज़ाकरात जो हैं वो वही सियासी प्रॉब्लम्स को या सियासी मसाइल को हमेशा हल करने का जो है वो सबब बनते हैं। जब सियासतदान आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो मामलात जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं और रास्ते निकलते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि जी अब 1 बजा है, आप 4 बजे तक मुज़ाकरात करके तो वापस आ जाएं। इतनी देर में तो मेरा ख़्याल है स्कूल के बच्चों में अगर क्लास में लड़ाई हो जाए तो उनकी सुलह नहीं हो सकती। तो ये 13 सियासी जमातें 14 जो है वो किस तरह से जो है वो 1 बजे से मुज़ाकरात शुरू करके तो 4 बजे तक जो है वो मुज़ाकरात करके तो वापस रिपोर्ट करते। मगर आज़म उसके बाद ईद की छुट्टियों का टाइम लिया था ना अटॉर्नी जनरल ने, ईद की छुट्टियों का टाइम लिया था ना। तो आपस में जो है वो दिनों और महीनों में जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। तो ये जो 14-15 सियासी जमातें हैं, ये इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं वो जो यानी जो है वो हथौड़े की जो है वो नीचे जो है वो करवाए जाएंगे या करवाए जाना मकसूद है, तो उनका तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और इस तरह की पंचायत जो है वो ना होनी चाहिए, ना किसी को जो है वो करनी चाहिए। मगर राना साहब, खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा था ना, फारूक नाइक साहब ने कि ईद की छुट्टियों की मोहलत दे दें। बाग में देखें तो उन्होंने वो गुफ्तगू जो है वो इसी पस मंज़र में की है। मगर हाँ साहब, एक तो अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक साहब ने कहा कि ईद की छुट्टियों की मोहलत दे दें, फिर आप लोगों ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ से रब्ता किया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा असद कैसर को नहीं, भाई मैंने मैंडेट दिया है, शाह महमूद कुरैशी को और फवाद चौधरी को। रब्ता किया आप लोगों ने आज तक या नहीं किया? कल अदालत को क्या बताएंगे जो मोहलत लेके गए थे उसमें क्या किया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसी दिन जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने जो है वो परवेज़ खटक साहब से रब्ता किया, असद कैसर साहब से रब्ता किया। उन्होंने बाकायदा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा कहा कि 26 तारीख को जो है वो हम मिल बैठेंगे। इस बात की शहादत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। उसके बाद जो है वो
उनको उन्होंने वैसे ही फ़ारग कर दिया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको मैंडेट ही नहीं दिया। तो ये उसका हमेशा से ये वतीरा रहा है, वो गुफ्तगू पे यकीन ही नहीं रखता। सब तो फिर इनके मुखालफीन के साथ या सियासी इख्तलाफ रखने वालों के साथ बैठने के ऊपर जो है वो उसका यकीन ही नहीं है। मगर फिर उसके बाद कभी ये काम किया ही नहीं है। मगर उसके बाद क्या शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी ने आप लोगों से रब्ता किया हो, या आप लोगों ने फिर उनसे रब्ता किया जब इमरान खान साहब ने कह दिया? क्योंकि इस बात को भी 4 दिन हो गए इमरान खान साहब को कहे हुए कि जी मैंने तो इन 2 को नॉमिनेट किया, असद कैसर को नहीं नॉमिनेट किया। फिर उनसे रब्ता हुआ? नहीं, हमारा फिर उनसे दोबारा रब्ता हुआ कि भैया आपके साथ क्या हुआ है, आप बग़ैर मैंडेट के ही जो है वो बात करते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपको पता ही है जो उसका हाल है, अब अगर शाह महमूद कुरैशी से बात करेंगे तो उससे भी मैंडेट वापस हो जाएगा। तो हम फिर इस तरह के तमाशों में जो तो नहीं पढ़ सकते। तो अदालत को यही बताएंगे कि हम नहीं तरीके हिसाब से मुज़ाकरात कर सकते, फिर अदालत दायरे हुक्म दे देगी कि फिर आपने 14 मई को इंतखाबात कराने हैं, 27 अप्रैल की आपको वैसे डेडलाइन दी थी अदालत को। देखें, अदालत को ये बताएंगे कि इस तरह से डेडलाइंस देने से ये मसला हल नहीं होगा। डेडलाइन देने से या इस तरह से वक्त मुकर्रर करने से कि जी जाएं और कल वापस आके बताएं, इस तरह से ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बल्कि इस अमल की वजह से जो आमादगी थी पीटीआई में मुज़ाकरात करने की, वो ख़त्म हो गई। जिस दिन उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 मई के फ़ैसले को जो है नाफिज करने और उसके अटल होने की बात की है, और ये बात सिर्फ ज़िम्नन कर दी है कि जी जाएं, जाके 4 बजे तक मुज़ाकरात करके वापस आएँ। तो वो जो पहले कहते थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो जो पहले कहते थे कि जी हम बैठने के लिए तैयार हैं, वो बाकायदा उन्होंने आके बाहर कहा कि जी हम जो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे। हम जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो 14 मई से आगे जाने को तैयार नहीं हैं। तो 14 मई का फ़ैसला जो है उसे सर पे बिठा के उसे अटल करके जो है वो ये कहना कि जी आप एक दिन में जो है 3 घंटों में मीटिंग करें और मुज़ाकरात करके जो है वो आगे वापस रिज़ल्ट दें, इस तरह से तो कोई रिज़ल्ट जो है वो नहीं आने वाला। फिर एक और चीज़ है, अदालत ने मुज़ाकरात ना करने और ना करवाने वाली बात है। अदालत ने वाज़े किया था कि 27 अप्रैल तक आपको फंड्स 21 अरब रुपए जारी करने हैं। आपने असेंबली का सहारा लिया, पार्लियामेंट का। अदालत ने कहा कि नहीं जी आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो पोस्ट फैक्टो वाला मामला बरकरार रखा गया। आप फिर पार्लियामेंट ले गए मामला। अदालत ने कहा था कि संगीन नताइज होंगे अगर ये फंड नहीं जारी किए गए। आपने फंड नहीं जारी किए, कल भी नहीं करेंगे, और इसका क्या जवाब देंगे? देखें, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने संगीन नताइज का जो उन्होंने ज़िक्र किया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इसके ऊपर आज कैबिनेट में भी बात हुई है और असम्बली में भी जो है वो इज़हार ख्याल हुआ है। ये हम समझते हैं कि ये तजावुज़ है उन आइनी और कानूनी इख्तियारात से जो कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो है वो हासिल हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि पोस्ट फैक्टो जो है वो इजाज़त ले ली जाए, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हमें समझाएं कि जिस पार्लियामेंट ने ये रेजोल्यूशन किया हो कि आप जो है ये पैसे नहीं दे सकते, जिस पार्लियामेंट ने जो है वो बाकायदा जो इंस्ट्रूमेंट पेश किया गया बिल की सूरत में ये पैसे देने के लिए, हुकूमत ने और कैबिनेट ने बाकायदा इजाज़त लेने के लिए जो है वो बिल जो है वो पेश किया था, उसे जिस पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया हो, आप मुझे बताएंगे वो पोस्ट इफेक्ट जो है वो इजाज़त कैसे देगी? और अगर वो इजाज़त नहीं देगी तो फिर कल को जो है वो जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा तो फिर ये पार्लियामेंट के लोग जो है वो अपनी तनख्वाहों से या अपनी जायदाद बेच के जो है वो 21 बिलियन जो है वो पूरा करेंगे। मगर साहब उस सूरत में अब वो आईनी तकाज़े और जो कानून है उसके आगे फिर कौन जाके पेश होगा? मतलब मगर वाज़े इशारे हैं कि इस रीजनिंग को अदालत नहीं कबूल करेगी, क्योंकि और ये इशारे इसलिए हैं क्योंकि जो पिछली समाअत हुई थी उसमें अदालत ने कबूल नहीं किया था। तो फिर वज़ीर आज़म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार हैं? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस बात की शाहजेब? मामला ये है कि ये जो बात है आइन में दर्ज है कि कोई खर्च जो है वो आप पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही नहीं है। गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उसकी कस्टोडियन जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो बजट पास करती है, ये चीज़ें आइन में दर्ज हैं।
आइन में ये इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट का है, ये हुकूमत या जो है वो कैबिनेट का इख्तियार नहीं है। ये रिवायत आप बना रहे हैं, आपको हॉन्ट करेगी मुस्तकबिल में। फिर ये डायरेक्शन ही देनी है तो वो डायरेक्शन जो है वो फिर पार्लियामेंट को दे, वैसा मगर पार्लियामेंट हमें इजाज़त दे दे, हम पैसे दे देते हैं। मतलब बंद गली में सब चीज़ों को लेके जा रहे, पहले अदालत ज़ाहिर है इस मामले को बंद गली में ले गई, जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, अदालत के अंदर किस किस्म के इख्तिलाफात हुए। अब आप लोग भी पार्लियामेंट के जरिए बंद गली में ले गए ना, मुज़ाकरात के जरिए ना आप हल चाह रहे हैं। जहाँ तहरीक इंसाफ को लगता है कि अदालत के साथ खड़े होने में अदालत ही सारा का सारा मामला कर लेगी, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो मुज़ाकरात के लिए विलिंग नहीं होते। जब वो होते हैं आपको लगता है कि पार्लियामेंट का सहारा लेके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरे बंद गली में तो आप लोग आगे। इस तरह तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद गली में जा रहा है ना, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है आप लोगों ने, या नहीं निकालना है? शाहजेब ऐसा तो ना करें ना, नहीं शाहजेब ऐसी एकतरफा बात तो आप ना करें। सभी के लिए इल्म में नहीं है कि तमाम सियासी जमातों ने 10 बदस्ता जो है वो ऐलान भी किया था, और ये जो है वो 3 मेंबर्स बेंच के हजूर पेश होके ये अर्ज़ किया था कि फुल बेंच बना दें, इज्तमाई दानिश जो है उसका सहारा लें, और जो फैसला करेगा जो है वो फुल कोर्ट बेंच, उसको हम तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान की बार काउंसिल्स की आला क़यादत जो है, मुंतखब क़यादत जो है, जो सीनियर तरीन वकला है, उन्होंने पेश होके ये अर्ज़ किया था कि जी फुल कोर्ट आप बना दें, उसका फ़ैसला जो है वो सभी कबूल करेंगे। PTI जो इस केस में जो है वो मुद्दई है या पटिशनर है, उन्होंने भी कहा कि जी हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर बंद गली में ये मामला कैसे गया? एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत ने शुरू में जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, मामला अच्छा भला लाहौर हाई कोर्ट में था, फैसला आया हुआ था, सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज हुआ था, जिसकी वजह से अदालत के अपने अंदर इख्तलाफात हो गए, 9 मेंबर बेंच बन के 3 रुकनी रह गया। चीफ जस्टिस साहब ने तो जिस तरीके से हैंडल किया उस पर तो सवालात मुसलसल उठ ही रहे हैं कि बजाय इसके कि वक्त पर इंतखाबात होते, इंतखाबात को डिले करने का, मगर अब जबकि एक हल निकाला जा सकता है सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करके, तो ऐसा लग रहा है आप लोग भी तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे, कोई दरमियान के रास्ते के लिए आप लोग भी तैयार नहीं है? नहीं, इसमें आप मुझे बताएं ना कि 5 जनरल इलेक्शन जो है वो 5 असम्बलियों पे मुश्तमिल है, 4 सूबाई और 1 कौमी। तो 4 असम्बलियों के कौमी के और 3 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तो जो है वो जो अक्टूबर या नवंबर की डेट बनती है उस वक्त होगा। एक असम्बली का इलेक्शन, वो भी पंजाब का, क्या ये आइन जो है ये 90 दिन जो है ये KPK में आइन जाके जो है वो साइलेंट हो जाता है? ये वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा 14 मई को इलेक्शन? पंजाब में क्यों करवाया जा रहा है? आपके इस एतराज़ पर भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप चारों असेंबलियाँ और ये मुज़ाकरात के जरिए हल निकलता है ना, जिसका इशारा अटॉर्नी जनरल ने दिया था अदालत को कि जी ठीक है फिर तारीख पर बात हो सकती है, या आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि कोई पीछे तारीख हो सकती है, अगस्त सितंबर पे कोई सेटलमेंट हो सकती है। तो अब आप उसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं कि जी अब हम यहीं खड़े हैं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा? उसके लिए हम तो तैयार हैं। हाँ देखें मामला ये है कि इस मामले में कोई भी जो है वो अपनी बात को इस तरह से जो है वो हल्का करने को जो है वो तैयार नहीं है। मामला ये है कि इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि भी मैं अपने बंदे भेज दूंगा, मैं जो है वो मैंने तो नहीं इनके साथ बैठना। तो उसके बाद उसने बंदे जो मुकर्रर किए, उन बंदों को भी जो है वो पीछे से रस्सी उनकी खींच ली है। अब ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये तो आजमाए हुए हैं, इन्होंने तो हमारे साथ वो फेटअप के ऊपर बड़े मुज़ाकरात किए थे, सारा कुछ मान के तय करके पूछने के लिए गए और वापस आके कहा कि जी बात तो सारी तय हो गई थी, लेकिन वो पागल नहीं मान रहा। तो ये तो आजमूदा है। वैसे मगर अगर आप लोगों का तो आपकी इलेक्शन करने को तैयार हैं, मगर आपकी इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ साहब ने चलानी है। अगर आपका इलेक्शन का कोई इरादा होता तो नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापस बरतानिया थोड़ी जाते हैं, मरीम नवाज साहिबा के साथ पाकिस्तान आते हैं, भाई की हुकूमत है, उम्रा करके वापस चले गए बरतानिया। नहीं, आप लोगों का इरादा कोई नहीं है राना साहब इलेक्शन का? शाहजेब 14 मई को तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। 14 मई को इलेक्शन का होना तो है वो तो अगर मेरा ख्याल है कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद पैसे मिल भी जाएँ इलेक्शन कमीशन को तो फिर भी नहीं करवाए जा सकते। 14 मई का इलेक्शन जो है ये तो सबको नज़र आ रहा है कि ये नहीं हो सकता। और फिर दूसरी बात ये है कि ये अगर सिंगल बेंच जो है वो इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर सकता है, तो ये 3 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट जो है वो कौन सा फ़र्क रह गया है अक्टूबर में और मई में या जून में?
तो ये कौन सा मसला है जिसके ऊपर एक अना और ज़िद करके जो है वो मुल्क को अनारकी और फसाद की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है। इस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई तस्लीम करेगा? इस इलेक्शन को कोई फ्री और फेयर जो है वो तस्लीम करेगा? तो वाज़ेह मौक़िफ़ यही है कि जी ना मुज़ाकरात के ज़रिए ना किसी और तरीक़े से हम अपनी मुद्दत कम करेंगे, हम अगस्त तक ही टाइम पूरा करेंगे और तमाम मुल्क में एक साथ इंतख़ाबात होंगे। ये इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ है। देखें, कौमी असम्बली जो है वो तो अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद डिज़ोल्व होगी, वो 13 अगस्त बनती है, और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली भी 13 अगस्त को ही या 16 अगस्त को, जो भी टाइम है 2 दिन आगे पीछे, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही जो है वो डिज़ोल्व होंगी। KPK में इलेक्शन करवाया नहीं जा रहा, तो सिर्फ पंजाब में आप मुझे बताएं कि एक सूबे में इलेक्शन इसलिए करवाया जा रहा है कि तीनों सूबों का इलेक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाए, साहब, यानी कि फिर डिक्टेट करे ये एक सूबे का इलेक्शन पूरी फेडरेशन को। साहब, यानी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल नहीं होगा। पंजाब जो है वो ज़ेरे अताब रहता है तीनों सूबों के, तो अब और जो है वो पंजाब को जो है वो फेडरेशन से जो है वो दूर करने की बात है, तो फेडरेशन को ये कमज़ोर करने वाली बात नहीं होगी। तो राना साहब, आपकी का जो जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट को, जो अब इंटरव्यू की जो समरी है वो ये है कि जी पार्लियामेंट ने मना किया है, इसलिए 21 अरब रुपए हम जारी नहीं करेंगे, इसलिए 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होगा, और दरमियान का रास्ता कि जी जून जुलाई में हो जाए या अगस्त में हो जाए वो भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी मरकज़ में भी मुद्दत असेंबली, कौमी असेंबली पूरी करेगी, सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली अभी पूरी करेंगी। यानी कैटेगोरिकल जवाब यही है ना, फिर पैसे भी नहीं जारी किए जाएंगे और हम नहीं बैठ रहे इस बात के लिए या फिर मुज़ाकरात के लिए, और नवंबर में ही होंगे और एक साथ इलेक्शन होंगे, ये अब हमारा फैसला है। नहीं, कैटेगोरिकल जवाब ये है कि अगर जो है वो शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ बैठ के ये तय कर ले कि इलेक्शन जो है वो 14 नवंबर को होने चाहिए, तो फिर बेंच का जो है वो फैसला भी ख़त्म, वायलेशन भी ख़त्म, संगीन नताइज भी जो है वो ख़त्म, और उसके बाद जो है वो आइन में 90 दिन का अदराज वो भी फारग, तो फिर ठीक है। तो ये कहाँ का इंसाफ? बहुत शुक्रिया। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुलाकात हुई है सुहेल बड़ाई साहब की इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और कल अदालत में हुकूमत को किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है कि सूरत हाल का हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल बड़ाई साहब और मुनीफ फारूक साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, ज़ाहिर एक तलवार अटक रही थी क्योंकि अदालत ने कहा था 27 तक अगर पैसे ना जारी किए गए तो संगीन नताइज होंगे, उससे पहले मुज़ाकरात के जरिए मामला हल कर लें। वज़ीर आज़म ने जवाब दे दिया मुज़ाकरात के हवाले से कि अदालत पंचायत नहीं है। इसके अलावा आज पार्लियामेंट की तरफ से फंड्स ना जारी करने का मामला हमें फिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत फिर पार्लियामेंट की तरफ चली गई। एक तरफ तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन की गई है। कौन एग्जैक्टली बंद गली में गया है, अदालत या फिर हुकूमत? मेरा ख्याल है पाकिस्तान गया है बंद गली में। उसकी वजह यह है कि अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान हारता है। देखें, अगर आइन टूटता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं होता तो तब भी पाकिस्तान हारा, और अगर सियासी जमातें जो हैं उनका मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो तब भी गलत है। देखें, पाकिस्तान तो सबके जितने अवाम है, जितनी सियासी जमातें हैं, इनके इकट्ठे मिलके चलने से ही पाकिस्तान इकट्ठा रह सकता है। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये अंदाजा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है 14 मई को हो, और अब ऐसे भी लग रहा है कि ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि कंसेंसस हो। तो अगर तो कंसेंसस हो जाता तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा था। आपस में सियासी जमातें जो है वो मिल बैठ के हल निकालें, ये सबसे बेहतरीन रास्ता होता है। मगर ना तसादम होगा, और उस तसादम में पता नहीं आइन बचेगा नहीं, पता नहीं सियासी जमातें बचेंगी, हुकूमत बचेगी, PTI का क्या हाल होगा। इमरान खान तो समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है और वो उसके लिए तहरीक भी चलाएंगे, वो कहते हैं मैं इस आखिरी हद तक जाऊंगा। दूसरी तरफ हुकूमत ऐसे लगता है कि वो न्यायालय के लिए भी तैयार है, वो सुप्रीम कोर्ट को फेस करने को भी तैयार है, और वो कोई भी नुकसान बर्दाश्त करते, वो समझते हैं इससे हमारा सियासी कद बढ़ रहा है इस तसादम से, और जो हम मरे हुए थे और बिल्कुल ऐसे लगता था कि हमारा बयानिया कमजोर है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई से हमें फायदा हुआ है सियासी तौर पर, हमारे लोग भी खड़े हो गए हैं। तो बज़ाहिर हम बिल्कुल एक तसादम के रास्ते पर है, और कल ये तसादम जो है वो शुरू हो जाएगा। कोई रिकंसिलिएशन मुझे होती हुई नजर नहीं आती।
मुनीब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर मुज़ाकरात के जरिए अदालत ने रास्ता निकालने को कहा, वो नहीं निकला। पैसे जारी ना करने की सूरत में संगीन नताइज का कहा। हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है कि 21 अरब रुपए कल तक जारी नहीं हो रहे होंगे, यानी अदालती समाअत होगी। संगीन नताइज का अदालत पहले कह चुकी है। क्या भी हुकूमत खतरे में है? शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक तौहीन की तलवार लटक रही है, या जितना अग्रेसिव स्टांस आज पार्लियामेंट में लिया गया मुश्किल लगता है? शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में ये जो तौहीन अदालत वाली बात है, करने को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहिबान जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, माजरत के साथ उनके विम के ऊपर है कि किस दिमागी लहर के तहत वो फैसला करते हैं और आगे चढ़ते हैं और आगे चलते हैं। डिपेंड करता है कि वो उस वक्त क्या सोच रहे होंगे। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत आज की तारीख में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद इस तफरीक के बाद करना इतना आसान नहीं होगा। अगर होगी या ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाएगी तो शायद वो बैकफायर भी करे। वो इसलिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी एक बाकायदा तौर पर तरीक़ाकार होता है। आप पहले शो कॉज नोटिस इशू करते हैं, और यहाँ पर तो हुकूमत का दिफा सबसे बड़ा ये है कि दोनों ओकेजन्स पर, पहले भी और गालिबन आज भी, जो वफाकी काबीना है उसने तो ये रिकमेंड किया है कि ठीक है जी, ये एक सप्लीमेंट्री एक फंड है जो चार्ज हुआ है वफाक को और इसकी पार्लियामेंट अप्रूवल दे। लेकिन बाकायदा तौर पर असेंबली ने, जो कि जिसके पास इस्तेहकाक है वोटिंग का, उसने इसे मुस्तरद किया है। फिर सेनेट के अंदर गया, वहाँ पर भी इसे मुस्तरद कर दिया गया। तो इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आज़म को या काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत का कोई फ़ैसला करना, क्योंकि आज एक डिवीज़न मौजूद है। दूसरी बात मैं ये दोबारा कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ऐसे मामला जिनकी सियासी इम्प्लिकेशंस हों, ये अब एक मुसलमा असूल है दुनिया के अंदर कि अदालतें, ख़ास तौर पर जो एपिक्स कोर्ट्स होती हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी, जैसे हमारे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसको यहाँ पर बैठे जज साहिबान को कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ता है जहां मामलात सियासी नौयत के हों। देखिए, ये जो मफाहमत करना, डायलॉग करना, लेन देन करना, किसी जगह कंसीड करना, किसी जगह गेन करना, ये सियासी प्लेटफॉर्म की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। सियासी प्लेटफॉर्म पार्लियामान है, वहाँ पर गुफ्तगू हो सकती है, होनी भी चाहिए, ले दे के बात भी हो जाती है। लेकिन अगर अदालत बार बार अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो पार्टीज़ हैं कंसर्न, उनको कहेगी कि जाएं आप तस्वीर करके आएँ फिर हमारे पास आइएगा, जाएं आप ये बात करके आएँ फिर हमारे पास आइएगा, तो ये सिलसिला दुरुस्त नहीं है और मेरे ख्याल में ये पुअर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। लिहाजा कहने को तो अदालत कुछ भी करने को तो अदालत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अदालत, मैं बसद एहतराम इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तो यकीनी तौर पर बंद गली की तरफ शायद धकेल दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी कैजुअल्टी बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा बन रहा है, क्योंकि मौक़िफ़ सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे उन जज साहिबान का है जो ये कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा बल्कि मनमानी हो रही है। और सुलेमान साहब, आप जब मिले इमरान खान साहब से, आपको जिस खतरे को आप बात कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को एक खतरा नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब भी वो खतरा देख रहे हैं? उनकी ख्वाहिश नज़र आई कि जी किसी तरीके से मैं इन सियासी जमातों के साथ बैठकर मसला हल कर लूँ, या फिर कहीं ये आपको नज़र आया कि एहसास है उन्हें कि कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है, कुछ गलत एडवाइस मैंने ली, मुझे असेंबली नहीं तहलील करनी थी, बंद गली में पूरा सिस्टम आ गया उस वजह से? जी, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये एहसास है और वो लचक दिखाने को तैयार हैं, और वो कहते हैं कि मुझे, अगर बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक भी वैलिड रीजन बता दें जिस पे मैं कन्विंस हूँ कि अक्टूबर में इलेक्शन होने से मुल्क का फायदा है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और वो डायलॉग के लिए भी तैयार है। मुझे तो इलेक्शन के लिए उनमें काफी लचक नजर आई, क्योंकि वो भी समझते हैं कि उनको इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। बल्कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे, कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट से अपना रास्ता जो बंद है उसको खोलें, और जो आप ये इंतकाम की आपके बारे में तसुर है कि आप आकर इंतकाम लेंगे, डी नोटिफाई कर देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे किससे, तो ये तो आप तासुर खत्म करें। तो उन्होंने कहा मैं तो पैगाम भेज चुका हूँ, मुझे जवाब कुछ नहीं मिलता, मुझे उन वहाँ पे जो फियर्स हैं वो बहुत ज्यादा है और वो मेरी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है और वो अपनी पॉलिसी तब्दील करने को तैयार नहीं है। तो सब ने वहाँ, सबका ये इत्तेफाक था कि अगर आर्मी और आपके मामला ठीक नहीं होते तो मुल्क के मामला आगे नहीं चलेंगे, ना इलेक्शन जो है उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकेगा, ना जो है आपको इक़्तिदार मिल सकेगा। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है और ये उनके मुंह पे उनको बताया भी गया।
और वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ ना खड़ा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो आखिरी हद तक सुप्रीम कोर्ट के साथ जाऊंगा, मुझे सड़कों पे भी जाना पड़ा। लेकिन सियासी जमातें कोई भी उन्हें इमरान खान को कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं आके फिर वो यही करेंगे जो इमरान खान पहले करते रहे हैं, और इमरान खान उससे फिरने को भी तैयार नहीं है। ना उन्होंने एहतसाब के बारे में कोई अपनी पॉलिसी तब्दील की है, ना सियासी जमातों के बारे में उन्होंने पॉलिसी तब्दील की है। उनको अब भी चोर कहते हैं हर दूसरे फिक्रे पे, और उनके साथ कोई रियायत बरतने को भी वो तैयार नहीं है। मुनीब, इस वक्त ज़ाहिर जजेस में भी हमें नज़र आता है कि इख्तलाफ राय नहीं बल्कि इख्तलाफ है और वाज़ेह है। हमें वकला में भी नज़र आ रहा है कि इख्तलाफ है इस सारी की सारी पोजीशन पर। तो इमरान खान साहब जब कहते हैं कि एक पूरी मूवमेंट वो लॉन्च करेंगे, सड़कों पर आएंगे, वकला मूवमेंट का भी तहरीक इंसाफ इशारा दे रही है, आपको लग रहा है कि वाकई जो 2007-8 में माहौल था वो माहौल है वकला मूवमेंट के लिए? मेरा ख्याल है शाहजेब साहब इसके अंदर एक बुनियादी फ़र्क है। देखिए, यकीनी तौर पर इमरान खान साहब आज वही कर रहे हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात 2008-9 के अंदर कर रही थी, और जिस तरह से लॉयर्स मूवमेंट चली, जिस तरह से अदलिया बहाली मुहिम चली, और PMLN ने उसको ना सिर्फ सियासी तौर पर हाईजैक किया बल्कि उससे बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल भी हासिल किया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आज फ़र्क है, और वो बुनियादी फ़र्क समझने का है। वो ये देखना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या सेंटिमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटिमेंट ये है कि आज की सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ एक्सपीडियंस का मुजाहरा कर रही है बल्कि हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, और जो मौजूद जज साहिबान हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़े ओहदे पर हैं चीफ जस्टिस साहब, वो अपनी मर्जी से मामलात को चलाना चाहते हैं, और उनके अंदर माजरत के साथ अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गया है कि वो अगर कोई डिसेंटिंग ओपिनियन उनको शक भी हो और शायबा भी हो तो वो अपने करीब नहीं आने देते, ना ही उस बेंच के अंदर उसे शामिल करते हैं। ये वो फर्क है जिसने तमाम जो एक अदरवाइज एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइव होनी चाहिए थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंटम होना चाहिए था, उसको ये एक क्वेश्चनेबल इस सारे मामले ने बना दिया है कि जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं वो सिर्फ आइन कानून की पासदारी नहीं है, वो कुछ और है। और जब से ये राज अफशा हुआ आपके प्रोग्राम के अंदर, और फिर बाद में हमारे प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह साहब ने एंडोर्स किया उस मौक़िफ़ को कि साबिक आर्मी चीफ के साथ इलेक्ट करके उनको कहा गया कि भाई मेरे नॉमिनीज यानी जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कराने हैं तो हुकूमत का वोट डलवाएं। तो जब से ये रेवलेशन हुई है तो फिर हर कोई यही कहता है कि बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब आइन और कानून की पासदारी तो कम से कम नहीं कर रहे, वो कुछ और ही कर रहे हैं, और ये मामला कुछ और ही है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। मामला बंद गली में जाता नजर आ रहा है। कल का दिन बहुत अहम है, इस हवाले से प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप बात करेंगे। कराची में मरदमशुमारी का मामला संगीन होता जा रहा है। मरदमशुमारी की तारीख में 30 अप्रैल तक एक और तौसी दे दी गई है, मगर अब तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि मरदमशुमारी में 3 दफ़ा तौसी होने के बावजूद भी कराची की आबादी में 5 साल पहले होने वाली मरदमशुमारी के मुकाबले में सिर्फ 8 लाख का इजाफा दिखाया गया है, और इस पर सियासी एतराज़ात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स से इस्तीफ़े ले लिए हैं, जबकि जमात इस्लामी ने 30 अप्रैल को शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दी है, और तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक कराची की आबादी 1,68,50,000 शुमार की गई है, जबकि हैदराबाद डिवीजन की आबादी 1,18,00,000 शुमार की गई है, जबकि पूरे सूबाई सिंध की मजमूई आबादी 5,36,00,000 शुमार की गई है। यानी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की आबादी में पिछले 5 सालों में सिर्फ 5.1% का इजाफा हुआ है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज से 5 दिन पहले जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए थे उसके मुताबिक लाड़काना डिवीजन की आबादी में पिछले 5 सालों में 25% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। लाड़काना डिवीजन की आबादी 2017 में 61,90,926 अफराद शुमार की गई थी, और अब मौजूदा मरदमशुमारी में 20 अप्रैल तक लाड़काना डिवीजन की आबादी 77 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। यानी लाड़काना डिवीजन में 15 लाख से ज़ायद अफराद बढ़ गए हैं। और इसी तरह ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन की आबादी में भी कराची की निस्बत ज़्यादा इजाफे का रुझान देखा गया है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन में मौजूदा मरदमशुमारी में 12 लाख से ज़ायद अफराद बढ़ गए हैं, जो कि 2017 के मुकाबले में 11.3% का इजाफा है। यानी कराची
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती मरकज़ है और जिसका दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है, उसकी आबादी में इजाफे का रुझान हैदराबाद और लाड़काना डिवीज़न से भी कम है। हालांकि यह हकीकत है कि मुल्क के तमाम शहरों की निस्बत कराची में अर्बनाइजेशन और दूसरे शहरों से रोज़गार की खातिर नकल मकानी का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और इस शहर को 2.5 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी का शहर कहा जाता है। लेकिन मौजूदा मरदमशुमारी में भी कराची की आबादी अब तक सिर्फ 1 करोड़ 68 लाख तक ही पहुंच पाई है, जो 2017 के आज़ादोशुमार के करीब है। 2017 में होने वाली मरदमशुमारी में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा शुमार की गई थी, लेकिन उस वक्त भी शदीद एतराज़ात और एहतजाज सामने आया था और तनकीद की जाती थी कि कराची को आधा गिना गया है। मगर आज 6 साल बाद भी जब दोबारा मरदमशुमारी हो रही है तो सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद गंभीर हो गई है। इस हवाले से कल MQM का अहम इजलास हुआ। इसके बाद ये ऐलान सामने आया कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस MQM ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेटर से इस्तीफ़े ले लिए हैं। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मरदमशुमारी के आज़ाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं हुए तो हमारे असम्बलियों में बैठे रहने या सियासत करने का कोई जवाज़ नहीं है। फिर आज MQM के वफ़द ने वफाकी हुकूमत के अहम वज़रा से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक MQM के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे, जबकि हुकूमती वफ़द में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और चीफ कमिश्नर मरदमशुमारी डॉक्टर नदीम उज़ ज़फ़र शामिल थे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में MQM ने इदारा शुमारियात की बेज़ाबगियाँ और सूबाई हुकूमत की मुबैना नाइंसाफ़ी सामने रखी। क्या मामला तय पाए, क्या मामले का कोई हल निकल पाएगा? हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपकी भी मुलाकात हुई। हल क्या है? दोबारा मरदमशुमारी हुई, इतना एहतजाज हुआ और 6 साल पहले जो नताइज आए थे, आप लोग तो एक दफ़ा फिर सवालात उठा रहे हैं जो मरदमशुमारी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अपनी तमाम बातों में फरमाया कि हालात ऐसे ही हैं और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज हमने एक दफ़ा फिर दोबारा मुलाकात की और ये तकरीबन ये हमारी 11वीं 12वीं मीटिंग है वफाकी वज़रा से। 3 दफ़ा तो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो चुकी है। अच्छी बात यह है, जो पॉजिटिव बात है, कि वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से लेकर उनके वज़रा से और उनके डिपार्टमेंट के लोगों से जब जब हमने अपने एतराज़ात के साथ इनसे मुलाकात करना चाहिए, उन्होंने हमें टाइम भी दिया और हमारी बात सुनी भी है। आज की मीटिंग का अगर आपको मैं कंक्लूजन बताऊं कि हमारे एतराज़ात के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे एतराज़ात जो हैं वो बिल्कुल प्रूवन हैं और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है और कोई एग्जेजरेशन नहीं है। मसलन क्या कि हम ये कह रहे हैं कि आपने कराची में सबसे पहले जो 2 मरहले होते हैं ना मरदमशुमारी के, पहले घर गिनना और उसके बाद जो है वो लोगों को गिनना, तो जो घर गिनने का मरहला है उस घर गिनने के मरहले को ही आपने पहले कम दिखाया है। कराची में आपने 29 लाख घर आइडेंटिफाई किए जिसमें मीम शीन का नंबर लगाते हैं। शाजिब साहब, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के जो मीटर लगे हुए ना वो 34 लाख घरों पे लगे हुए, 5 लाख घर ज्यादा हैं। आपको पता है कि हर कराची में 20-25% आबादी जो कि कुंडे पे चल रही है और जिसके ऊपर मीटर नहीं लगा हुआ, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के सिर्फ रेजिडेंशियल मीटर लगे हुए हैं उसी की तादाद 35 लाख है। तो आप 29 लाख घर कैसे गिन रहे हैं? अगली बात यह कि पूरे सिंध भर में आप कराची और हैदराबाद के अलावा आप देखेंगे जो नंबर्स आए हैं, और ये हमारे नंबर नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के नंबर हैं, कि पूरे सिंध में आपको पता है एक ब्लॉक में 200 से 250 मकानात होते हैं। आपको पता है कि कराची तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हाई डेंसिटी, हैदराबाद तो यहाँ पर तो आराम से 250 मकानात हो सकते हैं। लेकिन आप जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर तो बड़ा हॉरिजेंटल किस्म का जो है वो फैला हुआ सारा निज़ाम है। वहाँ पर 200 मकानों को एक जगह जमा करना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ में इन्होंने क्या किया, आप रिपोर्ट देखें, एवरेज जो परसेंटेज आ रही है, एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में फी ब्लॉक मकानों की, वो कराची और हैदराबाद के अलावा 250 है, फी मकान 250, और कराची और हैदराबाद में 187 मकान आ रहे हैं एक ब्लॉक में। दैट मीन्स के एक ब्लॉक से 63 मकानात को आपने कम कर दिया। उन 63 मकानों, और मजे की बात है बड़ी सरप्राइजिंगली कि कराची और हैदराबाद में एक ही नंबर आ रहा है, 187। 63 मकानात जब आप एक ब्लॉक से कम करते हैं और 16,000 ब्लॉक्स हैं कराची में, तो आप 16,000 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 लाख मकानों को तो आपने वैसे ही कम कर दिया। 2000 ये 9.5 लाख मकान, और एक मकान में अगर 5.5 अफराद रह रहे हैं या 5.3 अफराद रह रहे हैं तो 53 लाख आबादी तो आपने वैसी फारिग कर दी। फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अपना रिकॉर्ड है कि 32,000 हाई राइजेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए कराची में, 32,000, जहां पर या तो मरदमशुमारी करने
वाला बंदा गया ही नहीं है, और अगर गया है तो अगर वहां पर 10 फ्लोर हैं तो वो 2 फ्लोर से वापस आ गया है। तीसरी बात, 9% वो आबादी दिखाई है कराची में कि जहां पर एक घर में एक फर्द रह रहा है या 2 फर्द रह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के घराने पे और 2 फर्द के घराने पे आबादी है 1%, 1.5%। कराची में जो है वो 9.5% है। दैट मीन्स के पूरे 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इन्यूमरेटर ने अपने पास बैठ के टैब में 1111 कर दिया। 200 मकान है, 200 बंदे दिखा रहे हैं। इन तमाम सबूत और शवाहिद के साथ हम फेडरल हुकूमत के साथ बैठकर हमने यही सवाल कर रहा था कि आपने ऐसी तहकीक आपके पास है, ऐसा होमवर्क आपके पास है जो आपने रखा हुकूमत के सामने कि देखिए जी ये इस तरीके से काउंट किया गया था, असल में इस मोहल्ले में या फिर इस जगह पर आए नहीं, या फिर आए तो इस तरीके से गिना गया। अब एक करस्पॉन्डिंग एविडेंस आपके पास है इस चीज़ की जिससे आप ये साबित कर सकेंगे जी इस तरीके से कम गिना गया है? शाहजेब भाई, ये चूंकि 3 माह से हमारे पास इसके अलावा हमने कोई और काम नहीं किया, और ये जितनी भी जो लोग बातें कर रहे हैं दूसरी पार्टीज वाले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातों के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको कॉन्क्रीट डेट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि हमारे पास जब हम पहले, अब ये तो 3 महीनों से मिल रहे हैं ना, जब हम पहली मीटिंगों में आए थे ना इन्हीं हजरात के पास, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि भैया नहीं, एतराज़ात जब लेकर आए थे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। फिर क्या हुआ, हमने कहा कि हजरत नाराज ना होइए, आप हमारी बातों की तहकीकात तो कर लें जरा। जब वो हमारी बातों को लेकर जब ग्राउंड पर खुद अपनी टीमें भेजी हैं और अगली मीटिंग में जब हम वापस आए तो हमारी बातें उनको 200% शाहजेब भाई सही साबित हुई। उसके बाद से सारा सिलसिला शुरू हुआ है। फिर उन्होंने जब अपनी टीमें उतारी हैं, थर्ड पार्टी चेक किया है, यहां से इस्लामाबाद से टीमें उतरी हैं, तो उनको जाकर पता चला है कि भाई पूरे इलाके फारिग कर दी। इमेजिन करें, नादरा फैसल सब्जवारी साहब के लेटर पे जवाब लिखकर दे रहा है कि कराची में जो कराची के पते पे शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं उनकी तादाद है 1,45,00,000, और उसके जो बे फॉर्म में जो नाम है उसी फैमिलीज के, वो सब मिलाकर 1,91,00,000 तो वो लोग हैं जो कराची के एड्रेस पे यहां पर रहते हैं। नादरा बता रहा है। तो आप खुद कराची से मैं बैठे आप जानते हैं, सोराब गोड से लेकर आप जो है वो किमाड़ी तक जाएं और हब चौकी से लेकर आप घगर पाटक तक जाएं, क्या 1 करोड़ और इंसान ऐसा नहीं मिल जाएगा आपको कराची में जिसके पास कराची का आईडी कार्ड नहीं है? तो फिर इसका अब फिर हल क्या है? क्या तय पाया कि हल क्या है? क्योंकि अब मरदमशुमारी तो दोबारा हो गई, बजाय इसके कि अगले 5 साल भी इस पर एहतजाज होता रहे, कोई इमीडिएट हल है या नहीं है? देखिए शाहजेब भाई, एक बात तो आज ये तय हो गई मीटिंग में कि सब इस बात पे एग्री हो गए कि हाँ, हमारी जितनी हमारी खदशात और हमारी कंप्लेन है या हमारी बात है वो सब ने मान ली कि ये बात सारी सही है। अब आज हमने उस पर 2.5 घंटे की मीटिंग है, उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड की बात की कि आप इसको सही कैसे करें। भाई जो इदारा शुमारियात है, जो कि शुमार करने वाला इदारा, वो खुद बता रहा है, हम तो उसी के नंबर आपको कोट कर रहे हैं। अब वो वे फॉरवर्ड के लिए कल भी मीटिंग्स हैं यहां पर, और उसके बाद सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैं। कई ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है कि कहां से कैसे करें। इसमें नादरा को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसमें और बहुत सारे माहिरीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और बहुत सारी जो है वो जो सैटेलाइट इमेजेस लेकर जो है वो जहां पर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन आ गई है बहुत सारी जगहों में, पाकिस्तान में जैसे और जगहों पर इंटीरियर सिंध में या बलूचिस्तान में या कराची में या फर्ज करें किसी और जगह, और यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा कमी आ गई कि भाई जहाँ पर लोग गए नहीं हैं, बड़े बड़े हाई राइजेस हैं वहाँ पर। तो उन सब चीज़ों के लिए माहिरीन, टेक्नोलॉजी और प्लस जो है वो सरकारी जो मशीनरी है, उन सब के कॉम्बिनेशन के लिए के हवाले से कल भी मीटिंग्स हैं 2, फिर उसके बाद में मीटिंग है, और अब वे फॉरवर्ड के ऊपर बात है। आज के दिन इस वक्त कम से कम हम ये कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि जो एतराज़ात थे वो हुकूमत वक्त जो इसको मान रही है और विलिंग नजर आ रही है कि इसको सही करें। इसके सही किए बगैर डेफिनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो है वो चीज़ों को मान सकें या इसको कंसीड भी कर सकें कि हमें कहीं इसके करीब तरीब में कोई बात माननी है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जमात इस्लामी भी इस पर एहतजाज कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मसला यह है कि जो 5-6 साल पहले मरदमशुमारी हुई उस पर एतराज़ था कि जी कराची को कम गिना गया है। अब जब दोबारा हुई है फिर यही एतराज़ सामने आ रहा है और आप एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। मसला फिर हल कैसे हो? क्या वजह है जो इस दफ़ा आप एतराज़ करेंगे कि जी इस दफ़ा भी कम गिना गया है? देखें शाहजेब, जब 2017 में कम गिना गया था ना, तो उस वक्त भी शोर हुआ था और उस शोर के नतीजे में ये बात तय हुई थी कि 5% शुमारियाती ब्लॉक्स को रीओपन किया जाएगा। वो नहीं किया गया। हुकूमत तब्दील हो गई। नून लीग के ज़माने में ये हुआ था, फिर PTI और MQM की हुकूमत आ गई। लेकिन बदकिस्मती से PTI और MQM की मुश्तरका हुकूमत ने उस मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी जो सही नहीं थी।
उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए मंजूरी दे रहे हैं ताकि अगली मरदमशुमारी दोबारा करा सकें। हमने कहा कि जब आप मंजूरी दे देंगे तो आप लेजिटिमाइज कर देंगे कि कराची की आबादी आधी हो गई है और एक बेस लाइन बन जाएगी जो बाद में भी प्रॉब्लम पैदा करेगी। आप रीडू करें, आप मंजूरी नहीं दें, लेकिन उन्होंने दी और फिर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उससे भी ये पास करा लिया गया। बहरहाल अब जब दोबारा मरदमशुमारी शुरू हुई तो ये डिजिटल हुई। हमने एतराज़ किया कि इसकी SOP आम की जाए, इसमें सबको एक्सेस दिया जाए और सिर्फ हुकूमती पार्टियों की कमेटी ना बने, स्टेक होल्डर की कमेटी बने जो पूरे अमल की मॉनिटरिंग करे। लेकिन उन्होंने इस काम को नहीं किया। पहले उन्होंने सेल्फ इनमोरेशन यानी खुद शुमारी करवाई जिसकी प्रॉपर तशहीर नहीं की गई, वो कम हुई। बाद में पता ये चला कि चूंकि खाना शुमारी यानी घर के ऊपर जो मीमशीन नंबर डालते हैं वो मीमशीन नंबर सूबाई हुकूमत के जिम्मे होता है। ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आता है जिसमें विफाक और सूबा मिलकर काम करता है। खाना शुमारी सूबे की जिम्मेदारी है। DCs को इनको फंड जारी किए गए, DCs ने अमले को प्रॉपर कन्वेंस के पैसे नहीं दिए, लोग पहुंचे नहीं। बाद में जब सब लोग आए इस्लामाबाद से देखा है तो खुद मानते हैं कि 40% तक कम से कम खाना शुमारी नहीं हुई। जब खाना शुमारी नहीं हुई तो मर्दमशुमारी कैसे होगी? हमने ये कहा था कि अगर आप एक्सेस देंगे, जब आप डिजिटल कहते हैं तो डिजिटल का मतलब एक्सेस होता है, ये एक्सेस मौजूद नहीं है, बल्कि 2017 के जो ब्लॉक कोड का डेटा था वो भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से उड़ा दिया गया ताकि आप चेक ही ना कर सकें। तो ये नंबर ऑफ फ्लॉज हैं जो इस पूरे अमल में मौजूद हैं। अमला नहीं पहुंच रहा है, एक फ्लैट में आते हैं, 2 फ्लोर जाते हैं, 6 फ्लोर छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी आबादियों को छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है। हाफिज साहब आपके पास और आपके पास ये पूरी एविडेंस है, आपने होमवर्क किया है कि वाकई ऐसा हुआ है मुख्तलिफ आबादियों में कि पूरे पूरे ब्लॉक्स को छोड़ दिया गया, बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स को छोड़ दिया गया या एक मोहल्ले में घरों को छोड़ दिया गया, ऐसी एविडेंस है आपके पास मौजूद? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमने एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल में हजारों की तादाद में लोगों ने जब हमारा सर्वे दिया है तो उसमें 48% तक ऐसे लोग हैं कि जिनकी या तो खाना शुमारी नहीं हुई या उनकी मर्दमशुमारी घर के पूरे अफराद को नहीं गिना गया। अब हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया, आज से कैंपिंग कर रहे हैं और फ्लैटों में जाएंगे और अपना मैनुअल फॉर्म भी भरवाएंगे और उसको अपने पोर्टल पे डालेंगे ताकि ये लोग धोखा न दे सकें। हम इसको एक्सपोज करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम ताउन करें, लेकिन ये पूरा प्रॉब्लम यानी ये जब पूरा अमल है वो फ्रॉड है। और आखिर में क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी हुआ है। मुस्तकिल पते की बुनियाद पर ये नादरा के डेटा से लोगों को अदर देन कराची काउंट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कराची में रहते तो हैं लेकिन उनका जो काउंटिंग है वो कराची से बाहर होती है। उससे हमारे वसाइल पे फर्क पड़ता है, उससे हमारी नुमाइंदगी पे फर्क पड़ता है और उससे जो चूंकि विफाक का एक कोटा मुलाजमतों को मौजूद है तो ऑलरेडी कोटा सिस्टम नाजायज है और फिर मजीद कोटा हमारा कम हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कराची की आबादी तो उस तरह नहीं बढ़ रही, लेकिन अदर देन कराची सिंध की आबादी बढ़ रही है। गोया कराची की नेशनल असेंबली की सीटें जो एक्चुअली इस वक्त 35 से जायद होनी चाहिए और सूबाई असेंबली की सीटें अगर हम 3-3.5 करोड़ हैं तो हमारी ये कम से कम 65 होनी चाहिए। तो वो बजाय इसके कि बढ़ती 44 हैं इस वक्त और इससे भी कम हो जाएंगी, नेशनल असेंबली भी कम हो जाएगी। और ये जो मसला है कि कराची से वजीर आला नहीं बन सकता, तो ये देही और शहरी का फर्क मजीद बढ़ाकर मजीद कराची की गिनती कम कर लेंगे। इसके नतीजे में वडेरा शाही बढ़ेगी, जागीरदारी बढ़ेगी और जो गोठों का हल किया है वही कराची को गोठ बनाने का काम करेंगे। तो हम तो ये कबूल नहीं कर सकते। मुझे ये पता चला है कि चूंकि हुकूमती पार्टियां मौजूद हैं इस पूरे अमल में, नून लीग MQM से मिलती है, MQM PP से मिलती है, PP नून से मिलती है, सब PDM का हिस्सा है। भाई स्टेक होल्डर उन सबको आप शामिल करें ना। और ये कोई लगभग 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ पे डन करने जा रहे हैं। अब शायद मुझे लगता है उस पे भी नहीं पहुंचेंगे और उससे भी कम पे अपनी जो है वो कहेंगे कि हमने देखो 1 करोड़ 60 लाख से बढ़वा दिया, 2 करोड़ पे ले गए। किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे पास डेटा भी है और हमारे पास एविडेंस भी है और हम ये समझते हैं कि ये कोई बाजार नहीं है कि 3.5 करोड़ है, आप कहेंगे नहीं 1.5 करोड़ है, आप कुछ ऊपर आए हम कुछ पीछे जाएं और बीच में डन कर लें। कराची के लोग हैं, ये भेड़ बकरी नहीं है। हम इंशाल्लाह अपना हक भी लेंगे, अपनी नुमाइंदगी भी लेंगे, अपने वसाइल भी लेंगे और जो सौदेबाजी करेगा माजी में जो कुछ भी हो गया हो अब वो एक्सपोज होगा। तो इसलिए हम 30 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च शारे फैसल पे करेंगे। बहुत शुक्रिया, भी होंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।